What's up champions? Welcome back to Grand Acad और ये वीडियो होने वाला है the only video you need to watch when it comes to reading comprehension. Guys, जब मैं 12th में था तो मुझे तो लगता था reading comprehension तो सबसे ज़्यादा आसान है, लेकिन being a teacher and an educator who has been teaching for nearly 5 years now and specifically class 12 English for that matter, I have realized कि reading comprehension can be for most people, for most तो नहीं कह सकते, for many people the most challenging aspect of the paper. Now I'll be honest, जब मैं स्टूडेंट था मुझे तो लगता था oh my god ये तो पता नहीं why would anyone struggle with this, but जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ हर साल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेवल बढ़ते जा रहा है. I particularly think it's because CUET जैसे एग्जाम्स में where we're seeing कि आधा पेपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आ रहा है. This is a good change because you need great analysis skills when it comes to words. Guys, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप लैक करते हो तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप 2 से 3 दिन में बहुत ही ज्यादा ऊपर लेके जा सकते हो. इट्स अ स्किल दैट यू अक्वायर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, आई एम नॉट लाइक अदर पीपल जो आपको फॉल्स प्रोमिसेस मेक करे बोलने कि ये कर जाओ, माय गॉड आप टॉपर बन जाओगे. बट मैं आपको असली बात बता रहा हूं, इसको देख के एटलीस्ट क्लास 12 इंग्लिश में आपको सॉल्व करना आ जाएगा कि आप कैसे राइट आंसर्स निकाल पाओ. नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज अ लाइफ स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरी ऑफिशियल रिकमेंडेशन तो यही होती है, बिकॉज मैंने खुद इंग्लिश ऑनर्स करी है, कि आप जितनी बुक्स पढ़ सकते हो पढ़ो. लुक एट बिगिनर फ्रेंडली लिटरेचर, रीड इंग्लिश लिटरेचर, वॉच इंग्लिश शोज, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड फॉर यू टू बी एबल टू डिसाइफर लैंग्वेज. एनीवे, विद ऑल दैट जिबर जैबर आउट ऑफ द वे, लिटरेरी कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेजेस होते हैं फैक्चुअल भी हो सकते हैं, पोम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. व्हाट यू नीड टू डू is always look at the questions first. Firstly, class 12 reading comprehension जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है क्लास 12 के एग्जाम में जो 15 मिनट का होता है, मेंटली आपको उसी टाइम में सारे के सारे आंसर्स निकाल लेने हैं. नाउ हाउ डू वी डू दैट? वी डोंट जंप टू द पैसेज. दैट इज द वर्स्ट मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स मेक. वी डू नॉट जंप टू द पैसेज, इंस्टेड वी रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट. इससे आपकी ब्रेन प्राइम होती है. यू आर लुकिंग फॉर द आंसर्स टू द क्वेश्चन इन द पैसेज इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग द पैसेज रॉ. सो ऑलवेज रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट. आप सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए और उसके बाद एकदम बाद जब आप पैसेज पढ़ रहे हो तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर आंसर्स राइट अवे, आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स ऑफ द पोएम और पैसेज. अब सपोज यू गेट अ पैसेज ऑन पिज़्ज़ाज, ऑलराइट, हाउ चीज़ी पिज़्ज़ाज आर. आप ये मान लीजिए कि आपको चीज़ी पिज़्ज़ाज के ऊपर एक पैसेज आता है और उसमें वेरियस क्वेश्चंस हैं कि ये पिज़्ज़ा कितना चीज़ी है, सबसे अच्छा चीज़ी पिज़्ज़ा कहाँ मिलता है, क्या डोमिनोज बेटर है, पिज़्ज़ा हट बेटर है, ऐसे ऐसे सवाल हम इमेजिन कर लेते हैं. तो उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड्स ढूंढने हैं. अगर ब्रांड नेम्स हैं तो उन्हें आपको मेंटली हाईलाइट करना है. अगर चीज़ी की कोई एक्रोनिम दे रखा है फॉर सम रीजन, कोई अदर एडजेक्टिव दे रखा है, वो लीजिए. पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ चीज़ ऑन पिज़्ज़ा, कि भाई ज़्यादा चीज़ डाल के तो मीट का, पनीर का, वेजीज का, सॉस का फ्लेवर कम हो जाता है, या चीज़ डाल के एडिक्शन बढ़ जाती है तो रेवेन्यू बढ़ जाती है. तो जो भी रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, योर स्टेप 2 शुड बी टू ऑलवेज आइडेंटिफाई देम. नंबर 3, यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट द टोन ऑफ द पैसेज इज. कभी कभार आपसे टोन डायरेक्टली पूछी जाती है, कभी कभार नहीं भी पूछी जाती, लेकिन आइडेंटिफाइंग द टोन इज इंपॉर्टेंट. और हम बात करेंगे कि आप टोन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, थीम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो लेटर ऑन इन द वीडियो. तो मेरे साथ जुड़े रहिए. बट इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द टोन इवन इफ आपको वो पूछा नहीं जा रहा है, आपसे वो पूछा नहीं जा रहा है, बिकॉज your answers will always be influenced by what the passage is, because reading comprehension is about interpreting the passage and writing in accordance to that. According to the poem, according to the passage, questions जो होते हैं they need to be given more importance, because according to the poem and according to the passage questions, बच्चे इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? They think it's according to you. आप अपने पर्सनल थॉट्स लिख के आ जाते हो, अपनी इंटरप्रिटेशन लिख के आ जाते हो जो बिल्कुल ही डिविएंट है फ्रॉम व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से. सो दैट इज व्हाई पीपल लूज मार्क्स इन क्लास 12 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. उन्हें समझ नहीं आता कि उनसे पूछा क्या जा रहा है. तो इससे सम टिप दैट बिल्ड्स ऑन टॉप ऑफ दिस इज always know what the question is asking you. What is the question asking me? This is something you have to ask yourself when you look at any question. Now with all of this basic knowledge out of the way, हम एक एक चीज टैकल करते हैं जो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मिलने वाली है. हमने बात कर ली why it is important to read the questions first. अब आप बताइए, identify the keywords of the poem or passage thereafter. बेटा देखो बेटा, I am not teaching you as if आपका एग्जाम है और मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं. I am teaching you to think. Okay, the value of a true educator is to teach you to think and you can arrive to answers yourself.
yourself. Nobody needs to hand hold you. कोई भी बातें शुगर कोट करके मैं आपको नहीं बता रहा. अगर आप लोगों से हैंड होल्डिंग करवाओगे, एजुकेटर्स के पास जाओगे जो आपको लाइव सॉल्व करके दिखा रहे हैं, and somehow giving their own logic, they're not training you to think. That's something we do at Grand Acad. We train our students to think, because exam में हम लोग नहीं होंगे, exam में आप लोग होंगे, और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, the mechanisms and logic we're giving you, that will have to be deployed. So let's have a live example of a literary comprehension, and let's try to understand how we'll identify the keywords of the poem or passage. हमने questions पढ़ लिए. अब आप मुझे ये बताइए. Tommy woke up to find his bike missing from the porch. He remembered leaving it there last night after playing with his friends. He looked around but couldn't see it anywhere. अब आप मुझे बताइए what do you think the keywords are? सबसे पहले we get to know the subject, कि protagonist कौन है, subject क्या है. protagonist क्या है? जो main character मान लो story का, तो वो Tommy हो गया, तो ये एक keyword हो गया. Bike missing is the focus of the reading comprehension. Now we know what the passage is going to be about. अब वो क्या हुआ था? He remembered leaving it there last night after playing with his friends. He looked around but couldn't see it anywhere. This is why his bike is missing. Bike क्या होती है बेटा? ये अमेरिकन भाषा है. बाइक यहाँ पे आप मान लीजिए साइकिल. ठीक है? So whenever you read something, identify the keywords of the poem or passage एकदम बाद. So if अगर आपके factual आता है climate change के ऊपर, let's say आपको कोई reading comprehension दे दी जाती है, तो climate change के हिसाब से क्या क्या हो सकते हैं? global warming keyword हो सकता है, destruction हो सकता है, temperature हो सकता है, Antarctica हो सकता है, Greta Thunberg हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, plastic straws हो सकता है. It can be anything. So look at the central theme, and we'll also get now move forward to how to identify the central theme of things and the tone of things. Now काफी बच्चे struggle करते हैं how to identify the tone of the passage or the poem. Let's read this. Listen, I know everyone loves pizza, but let's be real here. It's overrated. I mean, it's just dough with some sauce and cheese slapped on top. Where's the creativity? And don't even get me started on the grease. It's like biting into a pool of oil. Plus, it's not exactly healthy. All those carbs and processed ingredients. No thanks. Give me a salad any day over this greasy, boring pizza. Now, the way that I read this out to you, it would be very apparent to you what the tone of this passage or extract is. It is obviously critical. It is leaning towards negative. It is leaning towards, oh God, this is a very unpopular opinion. So the first tip I have for you is, whenever you have to identify what the tone is, try to act it out in your head. जैसे मैंने आपको अभी ऐसे प्रॉपर वॉइस एक्टर के तरीके में ये पूरा एक्ट आउट करके दिखाया है, ट्राई टू डू दैट, बिकॉज उससे आपको समझ आएगा इंटरनली, बिकॉज यू रेड इनफ इंग्लिश, आपको समझ में आ जाएगा व्हाट द टोन इज. Secondly, we have to look for adjectives. Now, this is something that will help all of you. When you have to identify a tone, look at the adjectives. Overrated, ठीक है? Pool of oil, it's not exactly an adjective, but it's describing. Processed, greasy, boring. अब ये सारे जो adjectives हैं, इससे हमें पता चलता है कि the tone, first of all, हमें कैसे पता चलती है tone कैसी है? There are 3 parameters. The first aspect of this is positive. Second aspect is negative. And third aspect is neutral/critical. तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या पॉजिटिव है, अच्छी है, नेगेटिव है, बहुत बुरी है, या न्यूट्रल है, क्रिटिकल है. Obviously, this is going to be something that is both critical, because ये उस पर criticism आ रहा है कि पिज्जा बुरा है तो बुरा क्यों है. Negative would be कि आप पिज्जा को बस बोले जा रहे हो और कोई reason नहीं दे रही है. It is something that is completely non-logical. So, critical can be negative. And critical can also be positive. But we know that this is critical because he reasons de raha hai, and it is also negative because this person does not like pizza. So adjectives or voice acting karke, it becomes very easy to identify the tone of the passage. So I hope you've understood this. Very easy to identify the tone / whatever people call it. Tone के अलावा मैंने काफी synonyms भी करे हैं. I'm not able to recall them, but you get the point. Class 12 English में तो आपको tone ही बोला जाएगा. अब बताइए, central theme हम कैसे जानते हैं? Central theme is always going to be easy to get, because central theme can simply be what word is most repeated. एक तो अगर आपको कोई टाइटल दिया हुआ है तो उसमें आपको central theme पता चल जाएगी. But what is the most repeated word here? Pizza, pizza. ठीक है, सबसे ज्यादा पिज्जा की बात हो रही है, और यहाँ पे बाकी लाइंस भी एक्सट्रैपोलेशन है of what this person thinks about pizza.
So look at the word that is most repeated. Climate change के बारे में obviously climate change, global warming के बारे में global warming, शाहरुख खान के बारे में शाहरुख खान की बातें हो रही होंगी. So look at what word is most repeated. Now this is a general theme. How do we get to the specific theme? By analyzing the accompanying lines. आपने tone identify कर ली, तो the central theme is related to the tone. If the central theme or the subject is pizza, then if we look at the next lines, it becomes very easy to identify what the theme is. It is his complaint with regards to how a pizza is made. कि इसमें ये grease होती है, ये होती है, it's not healthy. So combining the subject with the tone is how you get the central theme of your prompted reading comprehension. Understood? Fabulous. अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ही कॉमन डाउट होती है कि हम इन्फर कैसे करें. मतलब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछते हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अकॉर्डिंग टू द पोम, आप बताइए, समझिए कि व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू से. अब इसके लिए आप नैरेटिव टेक्निक्स वाला वीडियो देख लेना बेटा, उससे आपको एक काफी अंडरस्टैंड हो जाएगा माय डियर चैंपियंस. नैरेटिव टेक्निक्स वीडियो देखोगे तो आपको वो समझ तो आ जाएगा. लेकिन इन्फरेंस क्या होती है इन आरसी? देयर आर टू वेज. एक तो है डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन कि भाई अगर किसी ने कहा कि स्काई ब्लू है तो स्काई ब्लू ही होगा. फिर एक होता है इन्फरेंस, एज इन व्हेन एन ऑथर सेज दैट द स्काई इज ब्लू, he actually means that the protagonist is sad. Now, how do we get to this point? Now, let's take the example we took previously. Tommy woke up to find his bike missing from the porch. He remembered leaving it there last night after playing with his friends. He looked around, but he couldn't see it anywhere. So, what is being inferred here? Inference is always about beta what is being shown, not what is being told. आपको जो बताया जा रहा है वो नहीं जो आपको दिखाया जा रहा है. इसमें the central focus is Tommy, we know that, and the accompanying theme is that this person has misplaced his bike. He remembered leaving it last there after playing with his friends. He looked around but he couldn't see it anywhere. So इसमें hidden emotion क्या है? That this person is probably feeling anxious कि उसकी बाइक गुम गई है. ठीक है, वो एकदम उठा और उसको एकदम बता दिया गया कि उसकी बाइक मिसिंग है. तो अगर आपको मैं कल उठाऊं और मैं आपको बोलूं देख भाई तेरी मोटरसाइकिल कोई ले गया है, तो आपके अंदर ऑब्वियसली डोमिनेंट इमोशन क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी द इन्फ्लुएंस. व्हाट इज हिडन बिटवीन द लाइंस? So you need to read between the lines. जब आप पढ़ रहे हो पूछो what is being shown to me, not what is being told to me. Like अगर मैं दिखाऊं कि शिजुका अकेले बैठ गई है नोबिता की फाइट के बाद and she's looking up at the sky, then you obviously know that Shizuka is mad at Nobita. The point is not that Shizuka is looking at the sky. The point is that she's looking at the sky. When we interpret, when we infer that, we know she's looking at the sky because of what is hidden between the lines. And what is hidden between the lines for any person that is mastering reading comprehension is that she is not happy. Now let's take an example. ठीक है, इसमें आपको extract based questions में भी help हो जाएगी because ये हमने more or less poem से ही लिया है. आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक poem पढ़ रखी है which is a roadside stand. ये उनकी दूसरी poem है, 10th में पढ़ी होगी आपने, The Road Not Taken. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference. So according to the poem/passage questions, they can be literal or they can require inference. So अगर आपको class 12 English में पूछा जाता है what does the author, what does the poet mean by this, you need to analyze whether that is something that is asking you to interpret or something that is asking you to just write whatever is given to you. काफ़ी सारे देखो questions तो आपको directly passage से ही मिल जाएंगे. Normally जो first 2-3 questions होते हैं वो तो directly passage में आपको मिल जाते हैं. आपको जैसा आपने passage में देखा है वैसा का वैसा आप reproduce कर सकते हो. But इसमें देख लीजिए, according to the poem Road Not Taken by Robert Frost, which path did the speaker ultimately choose? अब इसमें जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए अपने आप से पूछिए कि क्या ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है. Which path did the speaker ultimately choose? Two roads diverged in a wood. हमें पता है रोड का मतलब यहाँ पे पाथ हो सकता है. I took the one less traveled by. तो इट इज ऑब्वियसली डायरेक्ट, आपके सामने लिखा हुआ है. सो हर एक क्वेश्चन के लिए पूछिए इज इट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एंड दैट इज इनफ टू सॉल्व योर कंफ्यूजंस. गाइस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ओवर कॉम्प्लिकेट करना बहुत बड़ी गलती है. दिस इज ऑल इट टेक्स. हमें पता चल गया दिस इज लिटरल, तो ऑब्वियसली आंसर चॉइसेस में देख लो. द पाथ दैट वाज वेल ट्रैवल्ड, द पाथ दैट वाज लेस ट्रैवल्ड, द पाथ दैट वाज कवर्ड इन लीव्स, द पाथ दैट लेड टू द माउंटेन्स. टू ऑप्शंस मेक नो सेंस. वेल ट्रैवल्ड नहीं, द पाथ दैट वाज लेस ट्रैवल्ड इज आवर करेक्ट आंसर. देखिए, जब आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं तो आप पैसेज या पोम को देख के स्कैन ओरिएंटेड रीडिंग करो. मतलब जस्ट लाइक फ्लिप थ्रू इट, अपने दिमाग में 3-4 बार ऐसे ही क्विक रीडिंग कर लीजिए, स्पीड रीडिंग कर लीजिए. आई शो स्पीड. टोन जब आपको जाननी है तब आपको क्लोज रीडिंग करनी पड़ेगी. सेंट्रल थीम जब आपको जाननी है, नॉट सेंट्रल सी, सेंट्रल थीम जब आपको जाननी है तो तब भी आपको क्लोज रीडिंग करनी पड़ेगी. सो द कंप्लीट स्ट्रेटजी इज जो 15 मिनट्स आपको दिए जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब नॉट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग टाइम में, उसमें आप आरसी को ही देखिए. बिकॉज पूरे पेपर आप पढ़ के कुछ नहीं कर सकते, आपको बाद में क्वेश्चन तो पढ़ने ही है. और 15 मिनट में आप वैसे पेपर स्कैन करके क्या कुछ बदल लोगे? कुछ नहीं बदल सकते आप. तो आरसी के लिए 15 मिनट,
स्कैन ओरिएंटेड रीडिंग कैन बी डन 2 से 3 टाइम एंड क्लोज रीडिंग 1 से 2 बार हो सकती है। इसी में आपके सारे आरसी के सारे डाउट सॉल्व हो चुके होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में बता दो। आंसर राइटिंग कहते हैं कि हम अनसीन पैसेजेस में कैसे करें, तो उसके लिए बेटा जो मैंने रियो चैंपियंस वीडियो बनाया है एनालाइजिंग द टॉपर्स आंसर शीट, उसे देख लीजिए। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट। अगर आप इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हो, यू कैन चेक आउट द प्रो मैक्स इंग्लिश कोर्स बाय ग्रैंड अकेडमी, जिसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे नोट्स, माइंड मैप्स, लाइन बाय लाइन लेक्चर्स, फिर डिटेल्ड लेक्चर्स भी हैं, आंसर राइटिंग मास्टर गाइडेंस वीडियोस हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं जो वेब एक्सेस हैं, नोट्स अलग से हैं, एक वेब एक्सेस है, एक डाउनलोडेबल है, पहले बता रहा हूँ। डाउट सेशंस हम होस्ट कर रहे हैं, लाइव आंसर राइटिंग सेशंस भी हो रहे हैं। तो अगर आप इंग्लिश में बहुत सारी मदद चाहते हो, एंड इफ यू लाइक द वे वी टीच एट ग्रैंड अकेडमी, which is unique but not for everyone, then if you want extra help, consider joining the course. डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी और पिन कमेंट में भी मिल जाएगी। ऑल राइट, डाउनलोड आवर ग्रैंड अकेडमी ऐप, उधर से भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट्स में बताइए आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, वेरी रिक्वेस्टेड वन। अगर और कोई क्वेरीज हैं आरसी से रिलेटेड, हम एक और वीडियो बना सकते हैं, तो उसको भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। एंड या, let me know what you want videos and all right, till next time, keep winning, you champions.